नमस्कार दोस्तों। आज 2-4 सवाल हैं कोविड के बारे में। बहुत से पेशेंट्स आ रहे हैं। मैं खुद कोविड से गुज़र के निकल चुका हूँ। मैम भी बीमार होकर के ठीक हो चुकी हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वो कॉमन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला कि अगर आपको बुखार लग रहा है, खांसी लग रही है, सांस फूल रहा है, तो क्या कोविड की जांच कराएं कि ना कराएं? कराना चाहे करा लें, ना कराना चाहे ना कराएं। जांच करने का पर्पज़ ये होता है, डॉक्टर डायग्नोस करता है कि किसी को ये बीमारी है या नहीं है। एक बार बीमारी प्रूव हो जाती है, उसके बाद उस बीमारी का इलाज होता है। हमेशा डायग्नोसिस कराई जाती है, टेस्ट कराए जाते हैं कन्फ्यूजन पे। जब एक डॉक्टर को कन्फ्यूजन होता है कि मेरे इस मरीज़ को ये बीमारी है या नहीं, तब जाके वो टेस्ट कराता है। ज़्यादातर डॉक्टर्स को डाउट नहीं है। जितने भी केसेस मेरे पास आ रहे हैं, मैं सबको मान के चल रहा हूँ कि वो लोग कोविड पॉजिटिव हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स कोविड नेगेटिव निकलते हैं। उस कंडीशन में 4-5 टेस्ट्स हैं, जैसे डी डाइमर है, सीरम फेरेटिन है और CRP लेवल है, CBC है। ये टेस्ट बताता है कि आप बीमार हैं। कोविड नेगेटिव भी आते हैं बहुत से लोग, जो पॉजिटिव होने के बावजूद नेगेटिव आते हैं, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। कोविड-19 हम लोग देख रहे थे, अब कोविड-20 भी आ चुका है, 21 भी आ चुका है, और उन सब का अभी तक हमारे पास किट नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव आते हैं। तो ये जो हम लोग बाकी टेस्ट्स कराते हैं, वो चेक करने के लिए पैरामीटर कि बॉडी कितनी बीमार है और कितना हील हो रही है। तो कराएं, डॉक्टर की सजेशन के हिसाब से अपने टेस्ट कराएं। अच्छा, बहुत से डॉक्टर्स बोलते हैं CT चेस्ट करा लीजिए। एक CT का एक स्कोर होता है जो हम लोग चेक करते हैं, लेकिन उसका इंडिकेशन क्या है? बिकॉज CT एक महंगी जाँच है। हम लोग के शहर में जो CT होता है वो करीब 5-6 हज़ार रुपये का एक CT चेस्ट होता है। उस 5-6 हज़ार रुपये में अगर कोई पेशेंट बहुत सीरियस नहीं है तो ढेर सारा दवाई खा सकता है, ढेर सारा अच्छा खाना खा सकता है। तो अगर आपको सांस लेने की दिक्कत नहीं है, आपको खांसी नहीं आ रही है, आपको कोई भी फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो CT चेस्ट को अवॉइड करिए। क्योंकि CT चेस्ट करने के बाद भी अगर आपको मालूम पड़ गया कि आपका CT स्कोर ठीक है, कि आपको कोविड बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो भी जाकर के आप वही दवाइयाँ खाएंगे। और अगर CT चेस्ट बहुत स्कोर ख़राब है, उस कंडीशन में आपको वैसे ही बेड बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। CT स्कोर ख़राब है तो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। कैसे मालूम पड़ जाएगा? आपकी SpO2 से। आपका SpO2 मुश्किल से आप दिन भर में 100 बार भी कर सकते हैं। लगाया, हाथ में क्लिप लगाया, उसको चेक कर सकते हैं। आपकी सांस कितनी मुश्किल से आ रही है वही आपको बता देगा। बजाय CT के मैं तो प्रेफर करता हूँ आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आप बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस नहीं है, सांस नहीं फूल रही है, आप एक्सरे चेस्ट करा लो। एक्सरे चेस्ट मुश्किल से 300-400 रुपये का होता है, और अगर कोई बड़ी फाइंडिंग है CT चेस्ट में तो एक्सरे में आ जाती है। इलाज बहुत कॉमन है। अभी तक कोविड का इलाज नहीं है। कोई भी ऐसी दवाई आई नहीं है कि कोविड को स्पेसिफिकली टारगेट करके मार दे। इसलिए सबसे कॉमन जो इलाज इस समय चल रहा है, कुछ एंटीवायरस ड्रग्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। बुखार के लिए पैरासीटामोल जैसी, कॉमिफ्लेम जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन C की गोली, जिंक की टैबलेट्स और मल्टीविटामिन दिए जा रहे हैं। यही चीज़ लेकर के आपको अपने आप को स्टेबल करना है। भूख कम लगे तो गर्म पानी, और गर्म पानी में 10 रुपये का, 15 रुपये का, मैंने तो खाली यही लिया, पैकेट ले आया था मैं मार्केट से सूप का, टोमेटो सूप और कॉर्न सूप, जो भी सूप आते थे 4-5 ले आया। उसमें थोड़ा बहुत एनर्जी भी मिल जाती है, बॉडी में सॉल्ट चला जाता है और थोड़ा न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। मन नहीं करता था, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था, फिर भी थोड़ा थोड़ा कर करके। और पानी की बोतल अपने पास रखिए, गर्म पानी की बोतल। ये मान के चलिए आपकी गर्म पानी की बोतल आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, वही इलाज है। वायरस का दुश्मन है गर्म पानी। अगर गर्म पानी उबलता हुआ इस समय पी सकें आप, चाय की तरह, दिन भर में कम से कम 10 बार, 20 बार, आप देखेंगे मुंह भी सूखता है, होंठ सूखता है, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मास्क लगाएं या ना लगाएं? मास्क लगाएं जब आप पब्लिक में जा रहे हैं, लेकिन जब आप मास्क लगाते हैं सांस फूलती है। पता है सांस क्यों फूलती है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेने की कोशिश करते हैं, और जब ऑक्सीजन अंदर हम ले लेते हैं तो बचा हुआ जो हवा होता है उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो जब मास्क लगा रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उस मास्क में इकट्ठा रहता है, और फिर से हम वही सांस ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में कम पहुंचती है। इसलिए जब भी आप पब्लिक स्पेस में हैं, भीड़ में हैं,
तो मास्क ज़रूर लगाएं और उस पर भी अपने मास्क को थोड़ा बहुत खोल खोल के बीच बीच में सांस लेते रहें ताकि ऑक्सीजन मिल सके। तो मास्क को बहुत सोच समझ के यूज़ करें। केवल मास्क लगा लिया और घर पे सोते समय, चलते समय, हर जगह पर आप अगर मास्क लगाए हैं तो हो सकता है वो उल्टा असर करे आपके लिए। सोशल डिस्टेंसिंग करें या ना करें, बिल्कुल करें। अभी चेन्नई हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट आया, मुझे पता नहीं कितना सच है। वो कहते हैं कि जो सेकेंड वेव आई है इंडिया में ख़ास तौर से, उसकी वजह पता है क्या है? भीड़। जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ढेर सारे लोग। इनफैक्ट उन्होंने तो ये यहाँ तक कहा है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाओ। इतने लोग जो मर रहे हैं, अब मुझे पता नहीं कितना सच है कि नहीं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो वजह होगा ही। अगर हम लोगों ने पहले वाले कोविड के वेव को ख़त्म कर लिया तो दूसरी वाली क्यों आ गई? मुझे लगता है पॉसिबिलिटी हम लोग लैक्स हो गए, हम लोगों ने मौज मस्ती करना शुरू कर दिया। जिस स्टडी को मैंने पढ़ा है, सबसे ज़्यादा जो भरोसा जिस स्टडी को मैंने किया है, उस स्टडी के हिसाब से कम 2 साल लगने वाले थे कोविड को ख़त्म होने में। 2 साल। ये अच्छे अच्छे वायरोलॉजिस्ट जानते हैं पूरी दुनिया में। देखा जाए तो धीमे धीमे, बट क्या करेंगे, हटाना तो था ही लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन हटाने के बावजूद भी हम लोग की हैबिट कोई और नहीं हटा सकता। तो कि मौत और ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप भीड़ से बचें। भीड़ में वैसे भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, भीड़ में एक्सीडेंट्स होते हैं, भीड़ में तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड भी नहीं और बहुत नेगेटिव है। चोरियां होती हैं भीड़ में। तो जब इन जनरल भीड़ खराब चीज़ है, गंदगी बहुत होती है भीड़ में, एक आदमी का पसीना दूसरे आदमी को लग रहा है, तो भीड़ वैसे भी अवॉइड करना चाहिए हमको। मैं तो यही कहूँगा कि अवॉइड करें। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब नाम हटा दीजिए, आप कम से कम लोगों से मिलें, जो ज़रूरी हो उन्हीं से बात करें, अदरवाइज़ मत करें। नेचर के साथ रहें, अपने छत पे चले जाएं, खाली जगह चले जाएं, खुली हवा लें। और ये बहुत सही समय है अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने का। आज बगल में हमारे पास पीपल का पेड़ है, किसी ने आज से 200 साल पहले लगाया होगा, उसी की वजह से आज हम लोग सब यहाँ पर ऑक्सीजन के, पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो कम से कम जा कर के उसके लिए धन्यवाद करें और पेड़ लगाएं। जिनकी डेथ हो रही है उसके लिए परेशान ना हो, दुखी ना हो। जन्म और मरण केवल फिजिकल बॉडी का होता है, जो भी अंदर जिंदा चीज़ है वो कभी मरती नहीं है। दुख होता है जब कोई अपना मरता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन जैसे मैं रिम्पी को कहता हूँ कि अगर तुम्हें या मुझे कुछ हो जाए तो हम लोगों को क्या सोचना है? हमको ये सोचना है कि अब सो रहे हैं, जल्दी उठेंगे तब मिलेंगे। जल्दी उठेंगे मतलब बस कुछ ही सालों में। जब मैं डॉक्टर रिम्पी मिले थे, जब मैं और श्रीश मिला था, जब मैं आप लोगों से मिला था, जिससे भी मिला, एक्सीडेंट नहीं है, हमने पिछले जन्मों में टाइम स्पेंड किया है, इसीलिए हम लोग नज़दीक आए और इसीलिए हम लोग मिल गए। ऐसे ही हो जाएगा फिर से। तो उसके लिए बस एक प्रार्थना करें कि चलो आपने मेरे साथ इतना समय स्पेंड किया और अब आप किसी तकलीफ़ में नहीं हैं। इस तरह की दुर्घटनाएं जब नेचर में आती हैं ना, तो कुछ नया बता के जाती हैं, कुछ बहुत बड़ा करके जाती हैं। तो नेचर की आपदा है, हमको कुछ सिखाने आई है। शायद यही सिखाने आई है कि हम नेचर से प्यार करें, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। हम शायद ओवर यूज़ कर रहे थे नेचर के साथ, बदतमीज़ी कर रहे थे, शायद उसी की वजह से ये सब हो रहा। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई को ज़रा सा सोर थ्रोट हुआ। सोर थ्रोट मतलब गले में थोड़ा बहुत खराश हुआ। तुरंत उसने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया और भाप लेना शुरू कर दिया। भाप भी एक बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई आदमी बहुत सीरियस है, तो मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें हम लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं पेशेंट्स को, जो बहुत सीरियस पेशेंट्स होते हैं। जब पेशेंट्स चल फिर नहीं पाते, लेटे रहते हैं और सांस फूलती रहती है तो बलगम जमा हो जाता है, तो हम लोग ऐसे करके बलगम निकालते हैं। तो जितना निकाल पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं निकलता। लेकिन फिजियोथेरेपी बहुत आसानी से अंदर के ढेर सारे बलगम को रिलीज़ कर देती है। पता है कैसे? ऐसे ऐसे एक बंदा आगे एक बंदा पीछे, ऐसे मारे, ऐसे जब मारेंगे तो अंदर जो भी बलगम जमा होगा छाती के अंदर में, वो सब ढीला हो जाता है। हम इसको, मैं तो भूल ही गया, जब मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा तब जाकर के याद आया, हम लोग आईसीयू में दिया करते थे सीरियस पेशेंट्स को। देखिए, हम लोग एक ही बार पैदा होते हैं और एक ही बार मरते हैं। एक ही बार शादी होती है, बहुत से लोग 2 बार भी कर लेते हैं। ज़िंदगी में सब बड़ी बड़ी चीज़ें एक बार होती हैं और उनको बड़े खूबसूरती से एक्सेप्ट करना चाहिए। जन्म को तो हमने बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया था,
ऐसे ही अगर डेथ हो, उसको मान के चलिए कि किसी न किसी रूप में तो होगी, और वो एक तरीका है अपने इस फिज़िकल बॉडी से आराम पाने का, एक तरह की लंबी नींद है। तो सारी जुगत लगाइए अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अगर ना बच पाएँ या ना बचा पाएँ किसी को, तो गिल्ट मत रखिए। आप नहीं हैं जो किसी को बचा रहे हैं, आप नहीं हैं जो किसी को मार रहे हैं। अभी कोई मुझसे बता रहा था कि मेरी दीदी और जीजा जी दोनों ख़त्म हो गए। पहले वो ख़त्म हुए, दीदी दूसरे दिन ख़त्म हुई, और उनको बड़ा ख़राब लग रहा है कि हमने बहुत लापरवाही बरती, हम चाहते तो उनको बचा लेते। इतने साल हो गए, इंसानों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि हमारा जन्म और हमारी मौत हमारे हाथ में नहीं है। कितने बड़े बड़े, कितने अमीर, कितने सक्सेसफुल लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। अगर सब पॉसिबल होता बचाने का तो बचा लेते ना। तो अगर कोई बच जाता है तो भगवान का धन्यवाद करिए, कोई ख़त्म हो जाता है तो भी उसका धन्यवाद करिए कि कम से कम वो फिज़िकल बॉडी के टॉर्चर से फ्री हो गया है। गिल्ट को फ्री कर दीजिए जितना हो सके। और इंसान पता है क्या होता है, आदमी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि यहाँ मेरे सामने अनिकेत बैठे हैं या सुबोध बैठे हैं तो यही लोग हैं। हम सब के सब, एक तरफ तो ये हार्ड मास है जो सिमिलर चीज़ है, ये वही है जो खाना खाते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे अंदर में हवा है जो हम सांस लेते हैं, और हमारे पास अपने विचार हैं और मेमोरीज़ हैं। देखा जाए तो हमारे आसपास के लोग वही हैं, सब के सब एक जैसे ही हैं। अगर मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे पिता, किसी की डेथ हो जाती है और मैं वही प्यार किसी और को देना शुरू कर देता हूँ, तो वो प्यार मेरे उस माँ बाप के पास भी पहुँच रहा है जो था मेरे पास। इसलिए अपने मन में से गिल्ट हटाइए। अपनी डेथ आ जाए तो अभी पिछले ऑलमोस्ट 4-5 महीने पहले मंजुलिका दास की डेथ हुई है। हमारे अंकल थे मानस मुकुल दास जी, उनकी वाइफ। बोलते जब वो मरी थी ना, उनके चेहरे पे बहुत कामनेस थी, बहुत शांति थी, बिल्कुल डरी हुई नहीं थी। हम लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा। नींद है, ये स्लीप है। बच जाए तो ठीक है, नहीं तो अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट या जो भी ईश्वर है, जो भी गॉड है, वो डिसाइड करता है कि ना अब मुझे ये बॉडी नहीं चाहिए, मुझे नया कपड़ा चाहिए। बहुत साल पहले, तकरीबन 15, 20, 30 साल पहले, योग वशिष्ठ में मैंने पढ़ा था, कोई अजीबो गरीब जीव बनाया था ब्रह्मा जी ने, और उसमें उन्होंने भूल गए कि क्या चक्कर हुआ, उन जीवों को डरना नहीं आता था, राक्षस टाइप के हो गए। उन्होंने जितने देवी देवता आसपास थे सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, और देवी देवता उनसे हारना शुरू कर दिए। थक हार करके बेचारे फिर ब्रह्मा जी के पास गए देवी देवता, क्या करें क्या करें क्या करें, ताही माम ताही माम। तो उन्होंने कहा देखो, मैं वो जो सॉफ्टवेयर होता है डरने वाला, वो तो मैं डालना भूल गया इनमें। तुम लोग एक काम कर सकते हो, डरना सिखाओ। अगर ये डरेंगे तो ये आसानी से मर जाएंगे। अब डराएं कैसे? उन्होंने कहा जब ये तुम्हारे पास आते हैं, इनको मारो मत, इनको खाली मारने की एक्टिंग करो कि मर जाओगे, तुम मर जाओगे। जितना तुम एक्टिंग कर सकते हो, और जब तुम्हारे पास आए बस डराओ और पीछे हो जाओ, तो उनको धीमे धीमे एहसास होगा। उनका ये कहना था, योग वशिष्ठ कहती है, ये जीव ऐसे जीव थे जिनको अपनी बॉडी का एहसास नहीं था। आमतौर पे हम लोग को अपनी बॉडी का एहसास होता है, अपनी शक्ल का एहसास होता है, इन जीवों को नहीं था। धीमे धीमे इनको डरना सिखाया गया। वो डर गए तो बहुत ही वल्नरेबल हो गए। हम लोगों के पापा और मम्मी के ज़माने में तो टीवी का रेडियो भी नहीं था, अखबार भी कोई कोई खरीदता था। कोई मर गया तो मर गया, बात ख़त्म हो गई। अब मीडिया है, ख़बरें हैं और डर है। तो ये जो आपको जो कुछ भी पता चल सकता था खबर से, वो यही खबर है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी आपके आसपास फैल रही है। और जो कुछ भी पता चल सकता था उसके इलाज के बारे में, वो भी आपको पता चल गया। और इलाज के बारे में जो भी पता चल सकता था वो भी आपको मालूम है। जो सिंपल सी दवाइयाँ हैं, बुखार की, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और विटामिन की, और साफ़ सुथरा खाना और गर्म पानी और भाप, यही इलाज है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इलाज है जो लोग इलाज की तरह देखते नहीं हैं, प्यार मोहब्बत। अगर आपको मरना भी है तो कहीं किसी वार्ड में जो आपसे कोई आपका अपना मिल नहीं सकता, मिलने भी आएगा तो इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहन करके आएगा, लगता है भूत मिलने आया है। मरने का भी एक तरीका है। आप अगर मरे तो अपने आसपास के लोगों के पास ही मरे। तो अपने आप को दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर करा दीजिए।
डर का कोई स्कोप ही मत रखिए। बोलिए अगर मैं बचूंगा तो बचूंगा, मरूंगा तो प्यार से अपने परिवार वालों के साथ मरूंगा। जब आप बिल्कुल डरना ख़त्म हो जाएगा तब बॉडी पता नहीं कहाँ से एक ऐसी एनर्जी लेकर आती है कि वो नए विगर से फाइट करती है बीमारियों से। तो वैसे जीव जंतु बनिए, वैसे राक्षस जो ब्रह्मा जी ने बनाया था। डरना भूल जाइए, देखिए, और जो कुछ भी कहीं पर भी हो रहा है बोलिए हाँ ठीक है मुझे पता है। मौत बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गई, चांसेस आपके उतने ही हैं, मरने के चांसेस उतने ही जितना पहले थे। तो खाली जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, आपका डर बढ़ा है। तो ठीक है, डर लीजिए, उसके बाद डर को भूल जाइए और जिए। इलाज वही है, सिंपल इलाज है, गरम गरम। इस समय हो सके तो आइसक्रीम की दुकानों पे मत जाइए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, एसी मत चलाइए, कूलर मत चलाइए। मैंने तो चलाया नहीं, जब तक मैं बुखार था मुझे तब तक मैंने एक भी दिन पंखा ही नहीं चलाया। बस पसीना होता, जब पसीना होता तो बोलता वाह भगवान वाह, इलाज कर रहे हो तुम मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। नेचुरल इलाज हो रहा था। और वहीं पर अभी कल नहीं परसों मैम ने खाली 15-20 मिनट के लिए चला दिया कूलर की हवा चली और उनको खांसी आना शुरू हो गई। तो ये ध्यान रखिए, अभी ऐशो आराम की ज़िंदगी बंद, अभी इलाज करिए गर्मा गर्मी से।